मोहब्बत चूमे जिनके हाथ। कुछ लोग इतने अजीम और आजिज होते हैं कि उनकी आजिज़ी और अजमत को बयान करने के लिए अल्फाज नाकाफी हो जाते हैं। गुलकार मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे ही अजीम इंसान थे जो अपनी हैरत अंगेज गुलकारी की सलाहियतों और दुनिया भर में मकबूलियत के बावजूद बेहद डाउन टू अर्थ थे। मोहम्मद रफ़ी बांद्रा की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे। एक दिन वो जुमा की नमाज के बाद बाहर निकले तो भिखारियों और तमाम जरूरतमंदों में खैरात तकसीम करने लगे। मोहम्मद रफ़ी का तो ये मामूल था और खैरात बांटते हुए वो नहीं देखा करते थे कि मांगने वाले का मजहब कौन सा है। जब रफ़ी साहब ने गदागर को चंद रुपए दिए तो उसने कहा, बाबा पैसे पास रखो, मुझे अल्लाह के नाम पर एक गाना सुना दो। रफ़ी साहब पहले तो चौंके, हैरत से गदागर को देखा। मैला कुचैला बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था। मोहम्मद रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए, अच्छा लेकिन मस्जिद गाने के लिए नहीं है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको गाना सुना देता हूँ। गदागर के दो और साथी भी थे, वो भी उनके साथ हो लिए। मोहम्मद रफ़ी उन्हें अपनी गाड़ी में ले गए जिसे वो आमतौर पर मस्जिद से बहुत दूर खड़ा किया करते थे। वो गदागरों को अपनी इम्पोर्टेड कार में बिठाकर गाना सुनाने लगे। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म आन में दिलीप कुमार के लिए यह गाना गाया था और आज मुद्दों बाद वो इस गदागर की फरमाइश पर फिर गाना सुना रहे थे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ। गदागर ने एक गाने की फरमाइश और कर दी। रफ़ी साहब ने उसको वो भी गाना सुनाया। रफ़ी साहब ने फिर पूछा, बाबा कुछ और भी सुनना है? गदागर ने उनसे तीसरे गाने की भी फरमाइश कर दी और फिर रफ़ी साहब को आन के सारे गाने उनको सुनाने में 1 घंटा लग गया और उनके चेहरे से ना मुस्कुराहट गायब हुई ना उनका दिल भरा। जब वो गाने सुना चुके तो गदागर बोला, सुनो, जब मैं जवान था तो आन फिल्म हर रोज सिनेमा जाकर देखता था। मोहम्मद रफ़ी ने गदागर के लिए जी भर कर गाने गाए और फिर 100 रुपया का नोट भी उसको दिया और कहा, बाबा आज से पहले मुझे तेरे जैसा कोई कदरदान नहीं मिला था, ये तेरा इनाम है। गदागर को इससे कहीं ज्यादा मिल गया था जिसका उसने सौदा किया। मोहम्मद रफ़ी उस दौर में स्टूडियो से बाहर गाने गाते थे तो हजारों के मजमा के सामने गाकर लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन एक गदागर की फरमाइश रद्द करना उनके लिए मुमकिन न था। वो ऐसे ही दरवेश और हंसमुख इंसान थे जो अल्लाह का बेहद खौफ खाते थे। मोहम्मद रफ़ी का जिक्र हुआ है तो ऐसा ही एक वाकया मैडम नूरजहां के साथ भी हुआ था जो मैं आपको सुना देता हूँ। मैडम नूरजहां ने जब ढाका का दौरा करते हुए वहाँ के होटल के बैरों और मुलाजमों की फरमाइश पर रात भर गाने सुनाए थे तो गवर्नर मशरकी पाकिस्तान नाराज हो गया था। गवर्नर मशरकी पाकिस्तान की फरमाइश और हुक्म को रद्द करके मैडम ने सिर्फ गरीबों के लिए मुफ्त में गाने गाए थे। ये वाकया बड़ा दिलचस्प और हैरानकुन था। उस वक्त के मकबूल तरीन पाकिस्तानी जर्नैल और गवर्नर मशरकी पाकिस्तान जनरल आजम खान ने नूरजहां को ढाका आने पर गवर्नर हाउस में अपने गैर मुल्की मेहमानों और ढाका के उमरा के लिए गाना गाने के लिए दावत दी थी, मगर मैडम ने उस वक्त होटल के मुलाजमों और उनके बीवी बच्चों के लिए गाने का प्रोग्राम बना रखा था। गवर्नर मशरकी पाकिस्तान जनरल आजम खान ने खुद फोन करके मैडम को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करना चाहा था, मगर मैडम ने उनका टका सा जवाब दे दिया। मैडम से कहा गया कि आप गरीबों के लिए गाना चाहती हैं और गवर्नर की कोई इज्जत नहीं आपकी नज़र में। इस पर मैडम ने ठोक कर जवाब दिया, जिसकी निगाह में गरीब की इज्जत नहीं, मैं उसकी इज्जत का पास नहीं रख सकती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को अपना दोस्त कहा है तो सबसे मोतबर ये कम्युनिटी है। ये सन 65 से पहले का ज़माना था और फौजी और फिर ऊपर से गवर्नर हो तो एक सिंगर का इनकार हजम नहीं हो सकता। उस वक्त सभी सहम गए कि लाहौर से हजारों किलोमीटर दूर ना जाने मैडम के इस इनकार के बाद डेलीगेशन के साथ क्या होगा, मगर मैडम ने सबको हौसला दिया और कहा, मैं औरत होकर नहीं डरती, तुम मर्द होकर घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं अकेली देख लूंगी। उस रात होटल के डाइनिंग हॉल से खाने की मेजें हटा दी गई थी। स्टेज के लिए एक जगह छोड़ दी गई जिस पर कालीन बिछे हुए थे और तबला हारमोनियम वगैरह रखे हुए थे। सारे हॉल में स्टेज के रुख पर सैकड़ों कुर्सियां बिछा दी गई थी। मैडम इस इंतजाम पर बहुत खुश हुई। खाने से फारिग होने के बाद मैडम ने स्टेज का रुख किया जहाँ साज सजे हुए थे। कीमती कालीनों पर गौ तकिए और कुशन भी रख दिए गए थे। 2 माइक्रोफोन भी रखे हुए थे। फर्शी नशिस्त का बंदोबस्त किया गया था। मैडम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो स्टेज पर पहुंची तो देखा अचानक चारों तरफ से खुश लिबास लोग हाल में दाखिल होने लगे हैं और देखते ही देखते हाल की कुछ कुर्सियां पुर हो गई हैं। बात ये हुई थी कि होटल की इंतजामिया ने अपने खुसूसी जानने वालों को इस प्रोग्राम में दावत दे डाली थी। खुशपोश खुशहाल मर्द कीमती जरक बरक साड़ियों, मेकअप और जेवरात में लदी हुई बेगमात मुस्कुराती हुई मैडम की जानब देख रही थी और खुद उनकी जुबानी उनके सामने बैठकर उनके नगमात सुनने की जिंदगी भर की हसरत पूरी करने की उम्मीदवार थी। उधर मैडम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मैनेजर ने आगे बढ़कर लजाजत से कहा, ये शहर के मौजूद और मुमताज लोगों की फैमिलीज हैं मैडम, कुछ फौजियों की भी फैमिलीज हैं। मैडम ने गुस्से से पूछा, यहाँ उन्हें किसने बुलाया है? मैनेजर घबरा गया। मैडम का मूड एकदम बिगड़ गया। आपने किससे पूछकर उन्हें यहाँ बुलाया है? मैंने तो होटल के स्टाफ को गाना सुनाने का वादा किया था, वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। आप सबसे कहिए यहाँ से चले जाए, ये मेरे मेहमान नहीं हैं और ना ही मैंने उन्हें बुलाया है, ना ही मैं उन्हें गाना सुनाऊंगी।
फिर मैडम ने दूसरी बात न सुनी, बराह रास्त बिन बुलाए मेहमानों से मुखातब होकर बोली, देखिए मुझे अफसोस है कि आपको गलत बताया गया है, आप लोग मेहरबानी फरमाकर हाल खाली कर दें प्लीज। आज की ये महफिल आपके लिए नहीं थी, इस पर होटल के मुलाजमों का हक है। चंद लम्हे तो खामोशी रही, फिर सब लोग समझ गए कि मैडम नूरजहां जो कह रही हैं उसे मनवा कर ही रहेंगी। गुस्से और शर्मिंदगी से ढाका की हाई सोसाइटी के खानदानों के रंग उड़ गए, मगर मैडम नूरजहां की बात माने बगैर चारा न था। एक एक करके तमाम मेहमान हाल से रुखसत हो गए और तमाम कुर्सियां खाली हो गई तो मैडम ने बुलंद आवाज से कहा, स्टाफ के लोग अब कहाँ हैं? बरामदों और राहदारियों में छुपे बैठे अमले के लोग सामने आ गए। उनमें बावर्ची, बैरे, सफाई करने वाले चौकीदार, सिक्योरिटी वाले, टेलीफोन ऑपरेटर सभी शामिल थे। चीफ बावर्ची सब में पेश नजर आ रहे थे। आप लोग कुर्सियों पर बैठिए और अपने घर वालों को भी बुला लीजिए। मैडम नूरजहां उस रोज बहुत अच्छे मूड में थी। इससे पहले वो कभी स्टेज पर गाने के लिए नहीं गई थी, मगर उनकी पहली परफॉर्मेंस ही बेहद कामयाब रही थी। अगले दिन ये वाकया ढाका के अखबारात में भी शाया हुआ कि मैडम नूरजहां एक ग्रेट खातून हैं जिन्होंने ढाका के गरीब मुलाजमों का मान रखा और उमरा को होटल से निकाल दिया है।